जंगल अचानक से कारखाने का दरवाजा खुला और एक तेज रोशनी कुर्सी पर बंधे शख्स पर पड़ी। वो अपनी आंखें मीचते हुए, कौन है? कौन है जिसने मुझे यहाँ बंद किया है? अतुल सिंघानिया हूँ मैं। जान से मार दूंगा अगर हाथ आया तो। जान रहेगी तो मार पाओगे ना किसी को। ये जान आज के बाद किसी की जान लेने के काबिल नहीं रहेगी। यह कहते हुए एक शख्स अंदर आता है, तेज रोशनी में आंखें खुल ना पाने की वजह से। अतुल फटकते हुए, तू तू कौन है? कौन है तू? तूने सेवियर नाम लिया था ना? तू कहीं अनु? अधिकार सिंघानिया, ये आवाज आती है। अतुल्य सुनकर, अधिकार मेरा बेटा है। उसे पता चला तो तेरी जान ले लेगा वो। मैं जान गया तू अनुभव। अधिकार सिंघानिया हूं मैं। यह कहते ही एक लाइट ऑन होती है, जिससे उस रोशनी में अतुल को अपने सामने अधिकार का चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। अधिकार को देखते ही अतुल के पसीने छूट जाते हैं। फिर भी कुछ सोचकर वो अचानक रोते हुए, अधि अधिकार बेटा तू आ गया मुझे लेने। देख किसी ने मुझे यहाँ बंद किया है, ऐसा बांधा हुआ है। प्लीज मेरी मदद कर। मुझे और भी कुछ बताना है तुझे अनुभव के बारे में। एहसास, अपनी गंदी जुबान से नाम लिया उसका तो नामो निशान मिटा दूंगा तेरा। अधिकार चिल्लाते हुए कहता है। उसकी आंखों में अतुल को एक ज्वाला सी धधकती नजर आती है। अधिकार की बात सुनकर अतुल के होश उड़ जाते हैं। वहीं अधिकार गुस्से से तमतमा उसके करीब पहुंचकर बड़ी ही फुर्ती से उसे एक थप्पड़ खींचकर मारता है। अतुल के होंठ के किनारे से खून निकल आता है। वो सकपकाते हुए, बेटा तूने अपने बाप को। अधिकार और उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके गाल पर एक चांटा और रसीद करते हुए, बंद कर अपना यह नाटक। तेरा हर एक खेल, तेरी हर एक बिसात खुल चुकी है। मेरे सामने अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा बुलाया तो कब्र में भी नहीं रहने की जगह नसीब होने दूंगा तुझे। ये सब सुनकर अतुल को समझते देर नहीं लगती कि उसका सारा खेल अधिकार के सामने आ चुका है। अपना पर्दाफाश होते देख अतुल हड़बड़ाते हुए, कौन सा खेल? क्या? क्या किस बारे में बात कर रहा है तू? मैंने कुछ नहीं किया। और सबूत क्या है तेरे पास मेरे खिलाफ? कुछ तो नहीं। तुझे सजा देने के लिए मुझे सबूत की जरूरत है भी नहीं। तेरा झूठ काफी है। अब तो अपनी गलती मान, अपने गुनाह कबूल कर। या तू इतना घटिया है कि अपनी गिरी हुई हरकतों से मरने के बाद भी बाज नहीं आएगा? छी! ये कहकर अधिकार उसके ऊपर थूक देता है। वहीं अतुल गिड़गिड़ाते हुए, अधिकार खोल मेरी रस्सी फिर बताता हूँ तुझे अतुल चीज क्या है। अधिकार हंसते हुए, अच्छे से जानता हूँ कि तू चीज क्या है। राजा से मिलने के बाद एक एक कदम करके सब जान गया था। अतुल हड़बड़ाते हुए, राजा? उसको तो मैंने मरवा। राजा को मारने वाला मैं था मैं। अतुल की बात पूरी होने से पहले ही अधिकार चिल्लाते हुए कहता है। भाई यह सुन अतुल के होश उड़ जाते हैं। इधर अधिकार एक लंबी गहरी सांस लेकर उसे छेड़ते हुए, विनायक चौक, सी ब्लॉक 24/C, जहाँ राजा अय्यासी करने जाता था। उस रात राजा को खंडर से नीचे फेंकने वाला मैं था। उस रात बत्सल और मैंने मिलकर उसे उसकी कमजोरी के जरिए अपने जाल में फंसा लिया था। उस दिन वहां नाचने वाली कोई औरत नहीं, बल्कि बत्सल था। वो बेचारा उसे लड़की समझकर उसके साथ छत पर आया और वहीं मैंने उससे सब कुछ उगलवा लिया। अब तू सोच रहा होगा कि मैं राजा के बारे में कैसे जानता हूँ। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जब एहसास ऑफिस में काम करने आई थी, एक दिन मैंने उसे खन्ना कंस्ट्रक्शन पर भेजा था, जहाँ उसकी मुलाकात पहली बार राजा से हुई। उसे बचाने के लिए जब मैं वहां पहुंचा था, मुझे राजा के पास से एहसास की एक फोटो मिली थी। ऐसे गुंडों के पास एहसास की फोटो अपने आप तो नहीं पहुंच सकती, उसे सिर्फ कोई भेज सकता है। इसी एक शख्स से मैं उस तक पहुंचा था। उसी ने बताया कि वो किसी सर्जी और टोनी के अंडर काम करता है। वो तुम्हारा चेहरा तो नहीं पहचानता था, पर टोनी को वो अच्छे से जानता था। उसने टोनी के बारे में हर एक डिटेल दी मुझे। उसको उसका काम कौन देता है, कब देता है, कौन उसे पैसे भेजता है, हर एक डिटेल दी उसने मुझे। उसी ने बताया कि उसे एहसास को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, पर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। अधिकार की हर एक बात सुनकर अतुल के होश उड़े जा रहे थे। वो बस हक्का बक्का सा उसे देख रहा था। अधिकार उसकी हैरानी देखकर मुस्कुराते हुए, यही सोच रहे हो ना कि राजा तक पहुंचने के बाद मैं टोनी के बजाय तुम तक कैसे पहुंचा? मैं खोज टोनी की ही कर रहा था, पर क्लू मुझे सरजी से रिलेटेड मिल गए। उस दिन पता चला कि हर एक खेल सरजी नाम का कोई रावण खेल रहा है, और यही तुम्हारे फंसने का पहला कदम था।
फिर राजा को मारने के बाद मैंने जैसे ही नीचे देखा, वहां मुझे एहसास दिखी। वहां के गुंडे उसका पीछा कर रहे थे और उस वक्त उसे रेहान ने बचाया। उनका पीछा करते हुए मैं फूड विला रेस्टोरेंट पहुंचा और वहां मुझे पता चला कि एहसास को बचाने वाला रेहान था। यह कहते हुए अधिकार उस दिन की सारी बातें अतुल को एक एक कर बताता जाता है। सब सुनकर अतुल को अपनी हर एक हार का धीरे धीरे पता चलता है। अतुल कांपते हुए, मेरे बारे में तो रेहान भी कुछ पता नहीं कर सका था, तो तुम्हें कब पता चला कि मैं सरजी? अधिकार उसकी बात पूरी होने से पहले हंसते हुए, दिमाग का घोड़ा थोड़ा कम दौड़ाइए सिंघानिया साहब। तुझ तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं रहा मेरे लिए। राहुल नाम के एक रॉ ऑफिसर से मैंने डॉक्टर स्नेहा का पता लगवाया। डॉक्टर स्नेहा याद है ना? वही डॉक्टर जिसने एहसास का ट्रीटमेंट किया था और जिसने एहसास को मारने की भी कोशिश की थी तुम्हारे कहने पर। याद आया? यह सुन अतुल और ज्यादा हैरानी से थूक गटकते हुए, स्नेहा को कैसे? वो तो स्नेहा को कैसे जानता हूँ? उसे क्यों ढूंढा? उस पे शक कैसे गया? जब पल्लू बुआ ने मुझे एहसास की किडनैपिंग वाली रात की बात बताई, तभी मुझे शक हो गया था कि जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और रात में सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं, ये तो नामुमकिन है। मैंने हॉस्पिटल के उस दिन की सारी डिटेल्स निकलवाई। तब पता चला कि उस दिन डॉक्टर स्नेहा ने सिक्योरिटी को अपने किसी पर्सनल काम की वजह से बाहर भेज दिया। फिर सीसीटीवी को बंद करा दिया, कोई टेक्निकल इशू का बहाना करके। सबको उनकी बात माननी पड़ी क्योंकि वो हॉस्पिटल की डीन की बेटी थी। तब मैंने स्नेहा का पता लगाया। तब जाकर वो मुझे दार्जिलिंग में मिली और राहुल उसे यहाँ उठाकर ले आया। स्नेहा से बात करने के बाद उसने बताया कि उस दिन किसी ने उसके भाई को किडनैप करके उसे जबरदस्ती ये सब करने पर मजबूर किया था। उससे मैंने उस शख्स का स्केच बनवाया और जानते हो वो स्केच किसका था? अजय का। वही पुलिस ऑफिसर जो एहसास का केस हैंडल कर रहा था। अतुल चौंक कर, मतलब अजय का सच? अधिकार जमीन पर पैर पटकते हुए अतुल के चेहरे के करीब जाकर, हाँ, अजय का सारा सच जानता हूँ मैं। खैर अभी तू लाइन से सुन, कहानी अभी पूरी कहाँ हुई है। रेहान की हर बात उस दिन सुनकर मैंने रेहान की पूरी हिस्ट्री निकाली और फिर मैं इस जंगल तक और उसके बाद इस कारखाने तक पहुंचा। फिर जानता है क्या राज बाहर आया? यह कारखाना वही जगह है जहां से तूने अपना बिजनेस शुरू किया था और लॉस की वजह से जिसे बंद करना पड़ा। ये एक छोटी सी चूक मुझे तेरे और करीब ले आई, पर यहाँ भी इस गुत्थी का सुलझना आसान नहीं था। जब इस कारखाने की हिस्ट्री निकाली तब मुझे पता चला यह कारखाना था तो तुम्हारा, पर है तन्मय सिंघानिया के नाम पर। तन्मय उर्फ टोनी, उर्फ मेरे इकलौते चाचा जी। क्यों, सही कहा ना चाचा जी? ये कहकर अधिकार मुस्कुराने लगा। वहीं अतुल के पसीने छूट गए। अतुल तो अधिकार के मुंह से चाचा सुनकर इतना सक पका गया कि हड़बड़ाहट में कुर्सी सहित नीचे गिर गया। पर वो नीचे गिरता इससे पहले ही किसी ने उसे पकड़ लिया। और कितना गिरेगा टोनी उर्फ तन्मय? तुझे तो पाताल में भी जगह ना मिले। ये कहते हुए अनुभव और ज्यादा फुर्ती से अतुल को कुर्सी सहित नीचे गिरने के लिए छोड़ देता है। वहीं अतुल अधिकार और अनुभव को एक साथ देखकर डर के मारे पसीने से तरबतर हो जाता है। वहीं अधिकार के मुंह से अपना हर राज सुनकर उसके होश उड़े हुए थे। इधर अनुभव अधिकार के पास आकर उसे कसकर गले लगाकर, मेरी एंजल का सेवियर भले मैं कहलाया, पर उसके रियल सेवियर तुम हो अधिकार, सिर्फ तुम। अधिकार भी अपनी भावों को अनुभव पर कसते हुए, वो सिर्फ मेरी मोहब्बत या मेरी पत्नी नहीं अनु, वो मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरी खुशी और मेरा मान है। वो मान जिसे सालों पहले कुछ दरिंदों ने अपने इन गंदे पैरों से कुचला था। तब मैं नहीं था, पर अब ये अधिकार एहसास का साया बनकर उसके साथ है। उस पर आने वाली या छाई हर मुसीबत को सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। और जिन्होंने ये अब सालों पहले किया, उनको तो कुत्तों से बदतर मौत देनी थी मुझे। ये कहकर अधिकार तन्मय के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़कर, 8 साल पहले एक दिन तू छत पर टोनी से बात कर रहा था, पीछे से मम्मा आ गई और हड़बड़ाहट में तेरा फोन तेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अपने डर में तुझे ये बात याद नहीं रही और तू चला गया। लेकिन मम्मा ने जब तेरा फोन उठाया तो उस पर टोनी नाम फ्लैश हुआ, जिसे देखकर वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई थी। उस रात मम्मा मेरे पास आई थी। फ्लैशबैक, बेटा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? स्नेहा अधिकार के कमरे के बाहर खड़े होकर उससे सवाल करती हैं। अधिकार जो बेड पर बैठा कुछ जरूरी फाइल्स देख रहा था, उनकी आवाज़ सुनते ही उन्हें साइड में रखकर,
मम्मा अब ये सवाल आप तो ना करिए, प्लीज आइए मेरे पास, बताइए क्या हुआ। उसकी बात सुन स्नेहा अंदर आकर उसके पास बैठकर उसे गौर से देखने लगती हैं। अधिकार कुछ अजीब महसूस करते हुए, मम्मा कुछ हुआ है क्या, प्लीज मुझे बताइए। स्नेहा एक लंबी सांस लेकर, इस वक्त घर का माहौल अच्छा नहीं है, तेरे लिए तो खास कर, पर अगर ये बात मैंने तुझे नहीं बताई तो पता नहीं क्या होगा आगे जाकर। ये सुन अधिकार घबराकर स्नेहा का हाथ मजबूती से पकड़कर, मम्मा आप मेरे बारे में मत सोचिए, बोलिए ना क्या हुआ। आस्था या बुआ या आपको कुछ किसी ने कहा है या कोई और बात है, कुछ भी हो बताइए आप। स्नेहा भी अधिकार का हाथ मजबूती से पकड़कर, बेटा अतुल। अधिकार चौंक कर, डैड मम्मा को क्या हुआ, रुकिए मैं अभी देखता हूँ, ये कहकर वो उठने लगा। बेटा उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है और शायद नहीं भी है, पता नहीं क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहकर स्नेहा उठकर कमरे में लगी एक फैमिली फोटो देखने लगती हैं। अधिकार उनके पास जाकर हैरानी से, मम्मा क्या बात है, साफ साफ बताइए। स्नेहा एक लंबी सांस छोड़ते हुए, तुम्हारे डैड का एक भाई था। ये सुनते ही अधिकार की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। स्नेहा उसे ऐसे देखकर, तुम्हारी तरह मुझे भी यकीन नहीं हुआ जब पल्लू बुआ ने यह बात मुझे बताई थी। हाँ उनका एक और भाई था तन्मय सिंघानिया, जिसे प्यार से सब टोनी बुलाते थे। टोनी, अधिकार के मुंह से कांपती आवाज में यह नाम निकलता है। स्नेहा उसी गंभीरता से, हाँ टोनी, सोच रहे होगे कि तुम्हारा एक चाचा भी है, पर वो हमारे साथ कभी रहा नहीं, यहाँ तक कि हमने उसका नाम भी नहीं कभी सुना। यही सोच रहे हो। टोनी का नाम इस घर में लेना किसी गुनाह से कम नहीं था। सालों पहले मेरे और अतुल की शादी के कुछ दिन बाद जब पल्लू बुआ ने मुझे टोनी के बारे में सब बताया था, तो मैंने रात में अतुल से उसके बारे में पूछा था। फिर एक साल तक मेरे और अतुल के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। वो उसके नाम से, उसके जिक्र से इस हद तक चिढ़ते हैं जैसे वो उनका भाई ना होकर जन्मों का कोई दुश्मन हो। अधिकार, फिर आज ये नाम क्यों आया आपकी जुबान पर? क्योंकि तुम्हारे डैड आज टोनी से बात कर रहे थे, स्नेहा डरते हुए कहती है। अधिकार उनका हाथ पकड़कर, मम्मा आप चलो मेरे साथ, मैं डैड से बोलूंगा कि मुझे उनसे मिलना है। कैसे मिलोगे? डैड से मैं बात करूंगा और वो मुझसे कुछ नहीं छिपाएंगे। मुझे किसी भी हाल में टोनी से मिलना है। आपको नहीं पता कि आपने क्या बताया है मुझे। मेरा इस शख्स से मिलना बहुत ज़रूरी है। मम्मा चलिए, मैं बात करूंगा डैड से और उसके बाद उस टोनी से। कैसे बात करोगे उससे? वो इस दुनिया में होगा तब तो बात कर पाओगे। स्नेहा अधिकार से हाथ छुड़वाते हुए कहती हैं। अधिकार हक्का बक्का सा, इस दुनिया में? हाँ टोनी इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारी माँ अनंता और अतुल की शादी से कुछ महीनों पहले ही टोनी ने सुसाइड कर लिया था। ये कहते हुए उनकी आंखों में नमी उतर आती है। अधिकार अपने मन में, ये कैसे हो सकता है, वो मर कैसे सकता है, वो भी सालों पहले। यह गुत्थी सुलझने से एकदम पहले और ज्यादा उलझ जाती है। पर मुझे अपने ऊपर काबू रखकर मम्मा से ही सब जानना होगा। यह कहकर अधिकार स्नेहा को बेड पर बैठाता है, फिर से उनका हाथ पकड़कर, मम्मा आपको जो भी पता है इस बारे में प्लीज साफ साफ बताइए मुझे। डैड की इस शख्स से नफरत, इस शख्स की मौत, सब कुछ आप जितना जानती हैं सब बताइए। यह कहकर अधिकार उम्मीद भरी नजरों से स्नेहा को देखने लगता है। स्नेहा, तुम्हारे पिता अतुल और तन्मय जुड़वा थे। उनकी सूरत जितनी मिलती थी, सीरत उससे कहीं ज्यादा अलग थी। जहाँ अतुल बर्फ की तरह शीतल थे, वहीं तन्मय आग से भी ज्यादा गर्म था। जब दोनों 18 साल के थे, तभी एक रोड एक्सीडेंट में उनके माँ बाप चल बसे। उसके बाद पल्लू बुआ ने ही उन्हें पाला पोसा था। शुरुआत में तो सब सही था, पर धीरे धीरे बुआ को तन्मय की कुछ आदतें अजीब सी लगने लगी। जैसे उसका खाना खाने का तरीका, बात करने का तरीका, उसका गुस्सा, उसकी खुशी, सब कुछ अजीब लगने लगा उन्हें। तन्मय को जब गुस्सा आता तो उसे अपने ऊपर काबू नहीं रहता था। बहुत बार तो उसने बुआ पर भी हाथ उठा दिया, और वो करने के कुछ देर बाद ही वो ऐसे माफी मांगने लगता जैसे उसने जो भी किया हो वो उसकी मर्जी से नहीं हुआ था। अतुल ही तन्मय का गुस्सा संभाल पाता था। जहाँ अतुल अपना हर काम सही से करते थे, वहीं तन्मय सिर्फ अपने लैपटॉप के लिए पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा महीना बस एक कमरे में गुजार देता था। माँ बाप के जाने के बाद स्कूल कॉलेज तो कभी वो गया ही नहीं, और उसके गुस्से को देखकर कभी किसी ने जिद भी नहीं की। हाँ अतुल के कॉलेज में वो कई बार गया था, बिना अतुल को बताए, वो भी चेहरा छिपाकर।
यही नहीं, बुआ ने उसे कई बार रात में छत पर जाकर किसी से बात करते देखा था, पर उन्हें वहां तन्मय के अलावा कोई नजर नहीं आता था। वहीं तन्मय ऐसे बात करता था जैसे सच में उसके पास कई सारे लोग हों। बुआ ये सारी चीजें देखकर बहुत डर गईं और उन्होंने अतुल से सब कुछ बताया। अतुल ने अपने पापा के एक दोस्त की हेल्प लेकर तन्मय को एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाया। तब पता चला कि तन्मय बचपन से ही एक मानसिक रोगी है और उस पर ध्यान न दे पाने की वजह से उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। एक नॉर्मल इंसान के लिए तन्मय का छत पर किसी से बात करना पागलपन था, पर तन्मय की नज़र में वो आज भी अपने बचपन के दोस्त चिंटू, जिसकी मौत 7 साल की उम्र में हो गई थी, वो उससे रोज छत पर बात करता था। वही नहीं, उसके माँ बाप भी उससे वहां मिलने आते थे। उसकी छोटी सी बिल्ली, जिसे एक कुत्ते ने मार दिया था, वो उसके साथ कमरे में खेलता था। तन्मय का हर एक भ्रम उसकी नज़र में सच्चाई थी। ये सब पता चलने के बाद अतुल और बुआ जी टूट गए थे। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने तन्मय का एक लेडी डॉक्टर से इलाज कराना शुरू किया। कुछ समय तक वो सब ठीक था, पर एक दिन उस डॉक्टर की बात न सुनने पर उसने तन्मय को पागल बोल दिया था। तन्मय ये बात जैसे बर्दाश्त ही नहीं कर सका और उसने उस डॉक्टर को मरने की कगार पर पहुंचा दिया। अतुल ने पहली बार ये सब देखकर तन्मय को बहुत मारा था और 1 महीने कमरे में बंद कर दिया। 1 महीने बाद जब तन्मय को बाहर आने की इजाजत मिली, वो बहुत खुश थे। सबको लगा कि शायद वो थोड़ा सुधर गया होगा, पर नहीं। उसी के अगले दिन उस डॉक्टर के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े गटर में मिले थे। सिर्फ अतुल और पल्लू बुआ को ही मालूम था कि ये सब तन्मय ने किया है। उस दिन अतुल और तन्मय का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बहुत मारा था अतुल ने तन्मय को। उसी के अगले सुबह तन्मय की लाश कमरे में मिली। उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। तन्मय की मौत का जिम्मेदार कोई अतुल को ना ठहरा दे, इसलिए बुआ ने अतुल को समझा बुझाकर उसकी लाश चुपके से रात में शमशान में जलवा दी। ये सब तब हुआ था जब अतुल 21 साल के थे। उनकी कॉलेज की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी थी। तन्मय का बचपन से इंट्रोवर्ट होना अतुल के लिए फायदेमंद रहा। किसी को नहीं पता चला कि तन्मय नाम का कोई शख्स भी उनकी जिंदगी में था, और जो कुछ लोग तन्मय को जानते थे उन्हें यह बताया गया कि वो यूके गया है जॉब के लिए। वहीं अतुल और बुआ जी ने तन्मय को एक बुरा सपना समझकर भूलने का निर्णय लिया। सब ठीक था, पर आज अतुल के फोन में टोनी का नंबर देखकर मैं बहुत डर गई हूँ। एक मरे हुए इंसान से अतुल बात कैसे कर सकते थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहकर वो बिलख उठी। वहीं अधिकार को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। इतना बड़ा सच सुनकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। अधिकार कांपते हुए उठकर अपनी बालकनी के पास जाते हुए, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सब सच है? ये ये जो दिख रहा है वो उससे कहीं ज्यादा है। जिस टोनी को मैं इतने दिनों से खोज रहा हूँ, वो टोनी और तन्मय एक ही इंसान है। और तन्मय मर चुका है। अगर वो मर चुका है तो डैड इतने सालों के बाद उससे बात कैसे कर सकते थे? ये सब हो क्या रहा है? भगवान, क्यों मेरी उलझने इस हद तक बढ़ा रहे हो कि अब मेरी हिम्मत टूटती जा रही है? प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। अधिकार बेटा, स्नेहा पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं। अधिकार अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए पलटकर, मम्मा मुझसे वादा करिए कि आप ये बात यहीं भूल जाएंगी। अब आपने मुझे सब कुछ बता दिया है ना, मैं अपनी तरह से सब हैंडल कर लूंगा। यह कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल जाता है। वर्तमान, तेरा सच तेरी गलती की वजह से सामने आ गया। माँ की बताई उस एक बात ने ये साबित कर दिया कि आज भी अतुल और तन्मय का कुछ तो कांटेक्ट है। फिर एक और बात, पार्टी की जिस रात मैं कुछ दिनों के लिए घर से चला गया था, सिर्फ आप जानते थे कि मैं कहाँ हूँ। आपने मेरे कार का एक्सीडेंट कराने की कोशिश की, पर अफसोस मैं उस हादसे में बच गया। उसी जगह साबित हो गया कि आज तक जिस इंसान को मैं अपना बाप समझ रहा था, वो असल में इंसान की खाल में एक भेड़िया है। भेड़िया। अब आगे की कहानी तू अपने मुंह से बताएगा कि मैं ही बोलूं? अधिकार उसे छोड़ते हुए कहता है। वहीं तन्मय उसकी बात सुनकर अचानक किसी दानव के जैसे जोर जोर से हंसने लगता है। अधिकार और अनुभव उसकी हंसी सुनकर एक पल के लिए बौखला जाते हैं। वहीं तन्मय हंसते हुए, वाह भतीजे वाह, तेरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। सही पहचाना तूने, मैं अतुल नहीं, तन्मय सिंघानिया हूँ। टोनी हूँ मैं। कहानी में सब सही था सिवाय एक चीज के, मेरी मौत। तन्मय कभी मरा ही नहीं। तन्मय को मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। उस डॉक्टर के छोटे छोटे टुकड़े मैंने अपने इन्हीं खूबसूरत हाथों से किए थे। और हाँ, अतुल ने मुझे मारा भी था इसके लिए, पर गुस्से में नहीं, प्यार में मोहब्बत में मारा था उसने मुझे।
मेरा भाई कभी मेरे खिलाफ नहीं था। वो तो इतना प्यार करता था मुझे कि मेरे लिए हर इल्जाम, हर दर्द खुद पर सह सकता था। उस रात भी उसने मुझसे यही कहा था कि वो डॉक्टर के मर्डर के लिए खुद को सरेंडर कर देगा, पर मैं नहीं माना। मैं भी तो उससे बहुत प्यार करता था ना। मैं अपने भाई को जेल कैसे जाने दे सकता। फिर मैंने अपने झूठे सुसाइड का प्लान बनाया और अतुल ने वही किया जो मैं उससे कहता गया। शमशान में मैं उस दिन जला जरूर, पर सिर्फ नाम के लिए। उस दिन से तन्मय सिंघानिया अंधेरे का बादशाह हो गया और अतुल सिंघानिया उजाले का। हमारा जब भी मन करता हम एक दूसरे जैसा बनकर दुनिया को बेवकूफ बनाने लगे। कोई कोई भी नहीं पहचान पाया हमें। हाँ, ये अलग थी कि मैं उजालों में रहकर भी तेरे बाप की तरह अच्छा काम नहीं कर पाता था। अतुल के कॉलेज में मुझे उसकी एक दोस्त अनीता बहुत अच्छी लगती थी। मैंने अतुल बनकर उसे प्रपोज किया, पर उसने मना कर दिया और आनंद को हाँ। अतुल ये सब जानता था, वो मान भी गया, पर मैं नहीं माना। वक्त बीता पर मेरी नफरत कम नहीं हुई। दोनों को, उनके दो छोटे छोटे बच्चों के सामने सड़क पर अपने इन्हीं हाथों से ट्रक से रौंदा था मैंने। जानता है वो बच्चे कौन थे? एहसास और ये अनुभव। ये सुनते ही अनुभव और अधिकार के हाथ की मुट्ठियां कस गईं। वहीं तन्मय और ज्यादा हंसते हुए, तेरी माँ अनंता, उस पर भी मेरा दिल आया था। तेरा बाप तब भी कुछ नहीं कर पाया, बस ये जानकर रोता था कि वो भी किसी और से प्यार करती है। मैंने, टोरी ने सब कुछ प्लान किया और उसके बॉयफ्रेंड को अपने रास्ते से हटा दिया। साला शादी के बाद पता चला कि तू उसकी कोख में पल रहा है। अतुल ने तो तुझे भी अपना लिया, इसलिए मैं तेरे साथ कुछ कर नहीं पाया। पर इस नेहा को देखने के बाद दिल रोक नहीं सका और तेरी माँ को तुझे मारने की धमकी देकर अपनी आंखों के सामने उसे खुद को खत्म करने के लिए मजबूर किया। यह बात तो अतुल भी नहीं जान पाया था। वीडियो कुछ ज्यादा इमोशनल बना दिया था ना मैंने, इसलिए। उसी के बाद से स्नेहा को तुझसे और तेरी माँ से नफरत हो गई। उधर स्नेहा की शादी के बाद मुझे वो सुख मिला जो कब से पाने के लिए मेरा दिल तरस रहा था। आस्था तेरे बाप की नहीं, मेरी औलाद है। तेरा बाप तो साला मेरी वजह से छू भी नहीं पाया कभी उसे। हाँ हाँ, यह कहकर वो फिर से हंसने लगा। भाई, अधिकार और अनुभव के सबर का बांध टूट गया और दोनों उसे अपने पैरों से मारने लगे। अधिकार, मुझसे सब कुछ जाने बिना तुम्हें पता कैसे चला कि अतुल अंकल की जगह तन्मय ही है? तुमने कैसे पता किया यह सब सच? अनुभव अधिकार से सवाल करता है। अधिकार जमीन पर खून से लथपथ पड़े अतुल की तरफ जलती निगाहों से देखकर। माँ से सब कुछ जानने के बाद ये तो साफ हो गया कि हमारे साथ रहने वाला शख्स जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिख रहा है असल में वो है नहीं। इसलिए मैंने पल्लू बुआ से तन्मय का जिस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था उसकी सारी डिटेल्स ली। फिर मुझे बहुत मुश्किलों के बाद वो हॉस्पिटल मिला, पर वहाँ सब कुछ बदल चुका था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सब कुछ जानने का। लेकिन फिर मुझे वहाँ एक वार्ड बॉय मिला जिसके पिता भी उस हॉस्पिटल में ही वार्ड बॉय थे। आखिरकार वो वही शख्स निकला जो लेडी डॉक्टर के सारे ट्रीटमेंट में हेल्प करता था। उनकी मदद से मैंने तन्मय केस की सारी डिटेल्स बाहर निकलवा ली। तुम्हें याद होगा कि एहसास की झूठी खबर न्यूज में आने के साथ साथ उसी दिन इसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इसने कहा था कि एहसास की खबर न्यूज में देखने के बाद सदमे से इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसी टाइम उसकी डॉक्टर ने जो भी टेस्ट की थी, मैंने वो सारी रिपोर्ट्स बाद में तन्मय की रिपोर्ट से मैच की थी। मुझे जिस बात का शक था वही हुआ। दोनों की रिपोर्ट बिल्कुल एक जैसी थी। उस दिन यह साफ हो गया कि इतने सालों से इस घर में हमारे साथ रहने वाला एक बहुरूपिया था। धीरे धीरे मेरा सारा शक यकीन में बदलता गया। सबसे छिपकर मैंने अनंता अनाथ आश्रम की भी इन्वेस्टिगेशन करवाई और तब पता चला कि वहाँ लड़कियों का यौन शोषण किया जा रहा है। आश्रम में अभी तक जितनी भी सुसाइड हुई वो मर्डर थी। वहाँ की केयर टेकर पूजा की मौत भी मर्डर थी। इसमें ताज्जुब की बात यह थी कि वो सारे केस डैड मतलब तन्मय के कहने पर बंद कर दिए जाते थे। फिर पार्टी के बाद मेरा एक्सीडेंट भी इसी ने करवाया था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ वही जानते थे कि मैं घर वापस जा रहा हूँ। फिर मैंने मम्मा की एनिवर्सरी पार्टी का वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले को बुलाया और उससे उस दिन की सारी फोटो वीडियो ली। तब पता चला कि उस रात एहसास जब डांस कर रही थी तो उसके कमरे में जाने से पहले के डांस पार्टनर डैड ही थे। फिर मुझे वो सब कुछ भी याद आया जब एक मीटिंग में एहसास के साथ त्यागी ने मिसबिहेव किया था और मैंने डील कैंसिल कर दी थी। ये सब जानते हुए भी इसका मुझ पर भड़कना सब याद आ गया मुझे। इसके न रहने पर मैंने इसके कमरे की तलाशी ली और उसमें मुझे तुम्हारे माँ बाप की वसीयत मिली। तब मुझे समझ आया कि एहसास को जिंदा रखने और अपने ही घर में रखने का रिस्क इस आदमी ने क्यों लिया। फिर मैंने आखिरकार सब कुछ सही करने के लिए एक नाटक किया, एहसास को छोड़ देने का।
और यह नाटक पौलमी की वजह से कामयाब हो गया। पौलमी का इस खेल में जाने अनजाने में साबित हो जाना मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। हर बेवकूफ़ खुद को सबसे ज़्यादा समझदार समझता है। इसी बेवकूफ़ी का मैंने फ़ायदा उठा लिया। मेरे और एहसास के झगड़े को हवा देने के लिए तन्मय पौलमी से मिल गया। उसने पौलमी को एक फाइल दी और उस पौलमी ने वो फाइल त्यागी को दी। त्यागी ने उसके जरिए एहसास को ब्लैकमेल किया और अपने साथ एक रात बिताने के लिए मजबूर किया। एक पल के लिए दिल ने तो चाहा कि उस त्यागी को चीर कर रख दूं, पर चाह कर भी मैं मेरे नाटक से पर्दा नहीं हटा सकता था। पर वक्त के निकल जाने से पहले ही मैंने बिना अपने प्लान को फेल किए एहसास को भी बचा लिया। अनुभव हैरानी से, उस फाइल में ऐसा क्या था कि एहसास ऐसी घटिया शर्त के लिए भी झुक गई। अधिकार आंखों में पानी भरकर, उसकी मोहब्बत जो खतरे में थी। उस फाइल में एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक अनंता अनाथ आश्रम में सेक्स रैकेट चलाने वाला शख्स मैं था, जिसके हिसाब से वहां पर हुए सारे मर्डर के केस मैंने बंद करवाए थे। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि वो अनाथ आश्रम मेरी माँ ने मेरे नाम पर किया था। उस आश्रम पर हुआ हर एक केस सीधा सीधा मुझ पर बन रहा था। उस समय भी उसे पूरा भरोसा था कि उसका अधिकार ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता था, इसलिए उसने त्यागी की सारी घटिया शर्त मान ली थी। अनुभव यह सुनकर बिलक उठा। इसके साथ साथ उसे वो समय याद आ गया जब पहली बार अनुभव ठीक होने के बाद अधिकार से मिला था। फ्लैशबैक, 8 साल पहले। अजय, तुमने बोला था ना कि तुमने एहसास को ढूंढ लिया है। बताओ कहाँ है मेरी बहन। अनुभव सुनसान जंगल में इधर उधर उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहता है। अजय अपनी तर्जनी उंगली से एक बंद कारखाने की तरफ इशारा करते हुए, वो कारखाना देख रहे हो, वही है तुम्हारी बहन। अनुभव जैसे ही यह सुनता है कुछ कहे बिना वो तेजी से उस तरफ भागता है और फुर्ती से कारखाने का दरवाजा खोलते हुए अंदर घुस जाता है। अंदर घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अनुभव अंधेरे में चिल्लाते हुए, एंजल, एंजल कहाँ है तू? देख, देखो तुम्हारा अनु, तुम्हारा सेवियर आ गया। एंजल आवाज दो मुझे, अपने अनु को आवाज दो, प्लीज, प्लीज आवाज दो मुझे। यह कहकर वो बिलखते हुए अंधेरे में ही इधर उधर भागने लगा। कभी वो किसी चीज से टकरा जाता तो कभी लड़खड़ाकर गिर पड़ता। यह सिलसिला काफी देर तक चलता है। अनुभव अब भागते भागते थक चुका था। वो थककर जमीन पर बैठ गया और खूब जोर से रोने लगा। एंजल, एंजल कहाँ हो तुम? प्लीज मेरा बच्चा, मुझे आवाज दो। एक बार आवाज दो मुझे, प्लीज एंजल। प्लीज अपने भाई को, अपने अनु को एक बार आवाज दे दो ना। प्लीज मेरा बच्चा, प्लीज, एक बार। ये कहते हुए अनुभव जमीन पर सर रखकर सिसकने लगा। बचा लो, अनु। अचानक कहीं से एहसास के सिसकने की एक बहुत ही महीन दर्द भरी आवाज सुनाई दी। तुरंत अनुभव के कान खड़े हो जाते हैं। वो बड़ी फुर्ती से खड़े होकर आसपास नजर दौड़ाते हुए, एहसास, बच्चा तुम यही हो ना? एंजल। इस बार उसे फिर से किसी की गहरी लंबी सांसें और कराहने की आवाज सुनाई पड़ती हैं। उसकी आवाज ही उसका दर्द बयान कर रही थी। वो महसूस करते ही अनुभव दर्द से आंखें बंद कर लेता है और अपनी पूरी ताकत उस आवाज का पीछा करने में लगा देता है। अगले ही पल वो बड़ी फुर्ती से सामने की तरफ दौड़ता है कि तभी उसका पैर किसी से टकरा जाता है और वो मुंह के बल गिर पड़ता है। और तभी कारखाने की सारी लाइट्स एक साथ जल उठती हैं। अनुभव पलट कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों के पास खून से लथपथ एक इंसान औंधे मुंह पड़ा हुआ था। अनुभव आसपास देखे बिना कांपते हुए उस शख्स के पास जाता है और धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर घुमाता है। अंकल, अनुभव उतनी ही तेजी से चिल्लाते हुए कहता है। अतुल सिंघानिया, तुम्हारा प्यारा दुलारा अंकल। एक लंबा चौड़ा बलिष्ठ शख्स अनुभव के सामने ये कहते हुए आता है। अनुभव सर ऊपर करके उस शख्स की तरफ देखता है और इस बार उसे दोगुना झटका लगता है। उसके सामने खड़ा शख्स हूबहू अतुल की तरह दिख रहा था। वही पहनावा, वही आंखें, वही कदकाठी, सब कुछ नपा तुला सा था। अनुभव की आंखें खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। भाई वो हम सकल अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए, एंजल के अनु तुम ही हो। लगता है मुझे सही से जानने से पहले तुम्हें एक झटका लग चुका है। अब अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं तो तुम्हें एक झटका और लगेगा, है ना? यह सुन अनुभव चीखते हुए, हरामजादे, मैं तेरी जान ले लूंगा। तू जो भी है, तुझे आज मैं यहाँ जिंदा दफना कर ही दम लूंगा। यह सुनते ही वो शख्स खूब जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा कारखाना थर्रा उठता है। वहीं अनुभव का खून खौल उठता है। तू क्या मारेगा मुझे? मौत तो तेरी होगी आज, वो भी इन शुभ हाथों से।
रोमांस बहुत हो गया, अब एक्शन की बारी है। यह कहकर वो अपनी उंगलियां चटकाने लगता है। भाई यह सुनकर अनुभव इस बार बड़ी ही फुर्ती से उठता है और उस शख्स के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़कर उसे मारने लगता है, अनुभव चिल्लाते हुए, मैं तेरी जान ले लूंगा कुत्ते। बता बता मेरी बहन कहाँ है? बता बता मेरी एंजल कहाँ है? अनुभव बस उसके चेहरे पर मारता रहता है तब तक जब तक वो शख्स निढाल नहीं हो जाता। तभी, तेरी पटाखा एंजल इधर है। पीछे से किसी की रौबदार आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज सुनकर अमर के हाथ उस शख्स के गिरेबान से छूट जाते हैं और वो फुर्ती से पीछे देखता है। पीछे देखते अनुभव की आंखों से आंसुओं की एक धार बह निकलती है। सामने एहसास खून से लथपथ मात्र एक चादर में लिपटी जमीन पर पड़ी थी। उसकी हालत से उसके साथ हुई हैवानियत का साफ साफ पता चल रहा था। वहीं उसके पास खड़ा एक आदमी अनुभव को देखकर और कभी उस हमशक्ल को देखकर हंसे जा रहा था। एंजल, अनुभव चिल्लाते हुए एहसास की तरफ भागता है। वो कुछ ही दूर गया होगा कि पीछे से वो शख्स उसके सिर पर कोई मजबूत सी चीज फेंक कर मारता है। उसके बाद से अनुभव लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़ता है। बहन को देखकर भाई का कलेजा जल उठा। यह कहते हुए उसके पीछे खड़ा वो हमशक्ल जोर जोर से हंसने लगा। भाई एहसास के पास खड़ा वो दूसरा शख्स भी उसकी हंसी में हंसते हुए उसका साथ देने लगा। भाई एहसास जिसे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था, वो एकटक बेजान सी खून से सनी आंखों से अनुभव की तरफ देख रही थी। वो आंखें, उनमें नजर आ रहा था दर्द। उसके शरीर के दिख रहे जख्म अनुभव की रूह तक को जला देते हैं, झकझोर कर रख देते हैं। वहीं खुद अनुभव के सर पर भी वार इतना तेज किया गया था कि थोड़े ही समय में उसके सर के आसपास खून की धार बह निकली थी। अनुभव चाह कर भी उठ नहीं पा रहा था। आंखों से उसका दर्द बस आंसू बनकर बहे जा रहा था। वो हम सकल अनुभव के पास आकर उसकी पीठ पर अपना पैर रखकर उस पर रगड़ते हुए, एक तेरा अंकल और एक तेरी एंजल, दोनों बस आखिरी सांसें गिन रहे हैं अपनी। वैसे तेरी बीवी भी जबरदस्त है। सोच रहा हूँ किसी दिन नाम भी लिया तो हलक से जान निकाल दूंगा तेरी। अनुभव उसकी बात पूरी होने से पहले ही चिल्लाते हुए कहता है। वही उसके इतना कहते ही वो हमशक्ल अनुभव की पीठ पर एक जोर की लात मारता है। अनुभव की चीखें निकल जाती हैं। वो चिल्लाते हुए, तेरी मौत तेरे सामने है, फिर भी तू मुझसे अकड़ दिखा रहा है। तुम सबके शरीर के आज इतने टुकड़े होंगे, इतने टुकड़े होंगे कि 7 जन्म तक तुम्हें जोड़कर भी पहचानना मुश्किल ही साबित होगा। मुन्ना, मार इसे, और तब तक मार जब तक इसकी चीखें जंगल के बाहर तक ना सुनाई पड़े। यह कहकर वो अनुभव से दूर हो जाता है। वही एहसास के पास वो खड़ा शख्स, जो कोई और नहीं मुन्ना था, वो अनुभव के पास आकर उसे बेदर्दी से मारने लगता है। वहीं अचानक अनुभव को मार खाता देख इस तरफ अतुल थोड़ी थोड़ी हरकत करने लगते हैं। अतुल की हमशक्ल की नज़र जब इस बात पर पड़ती है तो वो धीरे से एक कुर्सी उठाता है और अतुल के पास रखकर बैठ जाता है और बड़ी फुर्ती से अपना पैर अतुल के चेहरे पर रख देता है। वो हमशक्ल अतुल की तरफ गुस्से से देखते हुए, माँ बाप के जाने के बाद मैंने सिर्फ तुझे अपना सब कुछ समझा, तुझे प्यार दिया, नाम दिया, अच्छी पहचान दिलाई, और तूने तूने बचपन से आज तक मेरी हर बात में मेरा साथ देने के बाद आखिर में इस लड़की के लिए मुझे धोखा दे दिया। तेरी चाहत इस अनुभव की माँ, उसके उस पति को मैंने मारा। किसके लिए? तेरे लिए। तेरी बीवी के उस बॉयफ्रेंड को मैंने मारा। किसके लिए? तेरे लिए। उससे तेरी शादी करवाई तेरे बिजनेस के लिए। उसके बाप का कतरा कतरा उससे लेता रहा। तेरे कहने पर तेरी बीवी के उस नाजायज बच्चे को छोड़ दिया। फिर तेरे लिए ही उस अनंता को भी मार दिया। बस अपने लिए एक चीज की, तेरी साली से शादी, वो भी तेरी जिंदगी बनाने के लिए। पर तू ही डरपोक था, कुछ कर नहीं पाया। मजबूरन वहां भी सिर्फ तेरी खातिर मैंने स्नेहा को तेरे पास टिकाने के लिए उसके साथ सोया। मेरी बदौलत, सिर्फ मेरी वजह से तुझे एक बेटी मिली। इस अनुभव और एहसास की दौलत भी तुझे मेरी वजह से मिली। बस एक चीज मैंने तुझसे मांगा, ये लड़की। साला तू एक लड़की के लिए अपने भाई को भूल गया, कमीना, दोगला, धोखेबाज कहीं का। यह कहते ही उसने अपने पास पड़ा एक रॉड से अतुल के सर पर बहुत तेज वार किया। उस एक बार में अतुल की सांसें रुक गईं। वहीं अनुभव, जो कि उसकी सारी बातें सुनकर जैसे सदमे में चला गया हो, अतुल की मौत से अनुभव सिहर उठता है। वहीं अचानक वो हमशक्ल अतुल को मारने के बाद बदहवासा जमीन पर घुटने के बल बैठ गया और अतुल का सर अपने पैर पर रखकर रोने लगा। मुन्ना, जो कि अब अनुभव से दूर जाकर खड़ा हो चुका था, वो एकटक बस उस हमशक्ल का अचानक से बदला रूप देखकर उसे गौर से देखने लगा। भाई अनुभव भी खून से सनी आंखों से बस उसे ही देख रहा था। वो हमशक्ल बिलखते हुए, अतुल, मैं तो तुम्हारा भाई हूं ना, जुड़वा भाई। तुम्हारा नाम अतुल और मेरा नाम तन्मय, हम दोनों में बस
एक यही फर्क था। मैं मैं तो तुम्हारा दिल और तुम मेरी जान थे ना। देखो तुमने आज क्या किया। आज मुझे मेरे ही हाथों से मेरी जान ले लेनी पड़ी। कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? कैसे अतुल, कैसे? लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम मम्मी पापा की तरह मेरे साथ रहोगे। जैसे वो दोनों सिर्फ मुझसे बात करते हैं, वैसे ही अब तुम भी मुझसे बात करना, सिर्फ मुझसे। दुनिया के लिए अब मैं अतुल और तुम मेरे लिए टोनी। यह निकनेम तुमने दिया था ना मुझे, अब मैं यही बोलकर तुमसे बात करूंगा रोज। हम कभी अलग नहीं होंगे। और हाँ, हम दोनों भाइयों के बीच अब हम किसी को आने भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। पर जो आई है उसका किस्सा आज खत्म करना ही होगा। वही नहीं, ये लड़का भी जो अपनी मौत खुद मरने आया है, वो भी इस लड़की के साथ ऊपर जाएगा जिस पर तुम्हें दया आई। लेकिन पहले इस लड़की का खेल खत्म करता हूँ। साली इतना कुछ झेलने के बाद भी मर नहीं रही। ये कहकर तन्मय ने दांत पीसते हुए खा जाने वाली नजरों से अनुभव की तरफ देखा। वही अनुभव लाचार सा बस बिलख रहा था। उसकी आंखों के आगे अतुल की मौत हो चुकी थी। तन्मय अपने पास पड़ा वो रॉड उठाकर उस पर लगा खून साफ करने लगता है और धीरे धीरे कदमों से एहसास की तरफ बढ़ने लगता है। अनुभव अपनी पूरी ताकत लगाकर उठते हुए, मेरी एंजल को हाथ लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा, दूर रह। ये कहते ही अनुभव के मुंह से खून की उल्टियां हो गई। अनुभव को उड़ता देख मुन्ना जल्दी से उसके पास आकर उसको पीछे से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इधर तन्मय एहसास के पास पहुंचकर पहले रॉड को उसके ऊपर घुमाते हुए, साले ये लड़की जान की आफत हो गई मेरी। क्या किया था, बस थोड़ा सा मजा लिया था और कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था। यह पहली नजर में मुझे पसंद आ गई। यह खूबसूरत है और मैं जवान हूँ, मैं इसमें मेरी क्या गलती है। यह कहकर तन्मय रॉड को एहसास के सर पर साध कर मारता है, पर वो रॉड एहसास के सर पर लगता उससे पहले ही किसी ने उस रॉड को हवा में ही पकड़ लिया। तन्मय को जैसे ही इसका आभास होता है वो चिल्लाते हुए, मुन्ना पकड़ इस साले को। साला नहीं, तेरा बाप हूं मैं, पीछे से इंस्पेक्टर अजय बोलता है। उसकी आवाज सुनकर तन्मय के होश उड़ जाते हैं। भाई उस हालत में भी एहसास को तन्मय के बाहर से बसते देख अनुभव की आंखों में उम्मीद जाग उठती है। अनुभव अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर मुन्ना को जोर से धक्का देता है और मुन्ना पीछे की तरफ गिर पड़ता है। उसका सर किसी चीज से टकरा जाता है जिससे कि वो बदे बादशाह हो जाता है। अनुभव लड़खड़ाते हुए भागकर एहसास के पास जाता है और उसका सर अपनी गोद में रखकर बिलख उठता है। एंजल मेरी जान, क्या हालत कर दी है इस हैवान ने तुम्हारी। माफ कर दो मेरा बच्चा, तुम्हारा सेवियर तुम्हें बचा नहीं पाया, तुम्हारा अनु तुम्हें बचा नहीं पाया। यह कहकर वो एहसास को सीने से लगाकर रोने लगा। वही एहसास जैसे होश में होकर भी बेहोश थी। आंखें खुली थी पर उनसे सिर्फ आंसू निकल रहे थे, पर उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था। अनुभव अजय की तरफ देखकर, अजय यही है असली गुनाहगार तन्मय सिंघानिया, अतुल अंकल का भाई है ये। वो देखो इसने अतुल अंकल को भी मार दिया उन्हें। भाई नहीं, मेरे माँ पापा, अंकल की पहली पत्नी और ना जाने कितने लोगों की जान ली है इसने। अजय इसको छोड़ना मत, जान ले लो इसकी। ऐसे हैवान को जीने का कोई हक नहीं है। इसने मेरी एंजल को जीते जी मार दिया अजय, मार दिया मेरी बहन को। यह कहकर अनुभव रोने लगा। वहीं अजय तन्मय के हाथ से वो रॉड लेकर तन्मय का गला पकड़कर, इसके गुनाह का हिसाब ही तो करने आया हूं मैं, जान ही तो लेने आया हूं, पर इसकी नहीं तेरी। ये कहकर अजय रॉड हवा में घुमाकर पूरी ताकत से अनु के सिर पर दे मारता है। अनुभव की चीखें निकल जाती हैं और जमीन पर लेट जाता है। अनुभव थरथराते होंठों से, तू तुम इसके साथ? हाँ मैं इसके साथ, सिर्फ इसके नहीं, पैसों के साथ। अजय हर उस इंसान के साथ है जिसके पास उसे देने के लिए पैसा हो। हाँ हाँ, ये कहकर अजय किसी रावण की तरह हंस पड़ता है। वहीं तन्मय भी उसके साथ हंसना शुरू कर देता है। तन्मय अनुभव के पास आकर अपने पैर से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, इतने दिनों तक अतुल को मैंने किसी तरह रोक कर रखा था, उससे एहसास को दूर रखा था, पर पता नहीं किसने इसे बचा लिया और हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वहां जब अतुल ने इसकी हालत देख ली तो उसके अंदर का अच्छा इंसान जाग गया। फिर भी मैंने किसी तरह उस बेवकूफ़ को 1 साल तक संभाला, यह सोचकर कि ना ये कभी होश में आएगी, ना हमारा सच पता चलेगा। पर पता नहीं कैसे इस मुर्दे में जान आ गई। मैं उसको हॉस्पिटल में ही ख़त्म करने का इंतजाम कर रहा था, पर अतुल ने मेरा खेल बिगाड़ दिया। उसने सब कुछ जाकर इस अजय को बता दिया। पर मेरी अच्छी किस्मत
कि ये भी मेरी तरह पैसों का पुजारी निकला। फिर इसकी मदद से मैंने रात में इस लड़की की किडनैपिंग करवा ली और अतुल को भी सुबह उठवा लिया। वो मुंह बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैं क्या करता, मार दिया उसे। अब तुम दोनों की बारी। यह कहकर वो अजय की तरफ देखने लगा। अजय शैतानी मुस्कुराहट के साथ, मारना मरना बाद में, पहले मेरा इंतजाम कर। मेरे बाकी के पैसे मुझे दो। तुम्हारा सारा काम मैं खत्म कर चुका। अब यहाँ से मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा अलग। यह कहकर वो इधर उधर देखने लगा। तन्मय हंसते हुए, मुन्ना इसके पैसे लेकर आ। तन्मय के इतना कहते ही मुन्ना किसी तरह उठकर जाता है और एक पैसे का बैग लेकर उसके पास आता है। पैसे को देखकर अजय की आंखें चमक उठी। तन्मय उसकी पीठ थपथपाकर, तुम्हारे साथ काम करके मजा आया, ये लो अपनी मेहनत की कमाई और ऐश करो। उसकी बात सुनकर अजय लपक कर वो पैसे उठाकर, अब से ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे। हम दोनों के रास्ते अलग। चलता हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। यह कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगता है। मुलाकात तो तब होगी जब जिंदा बचोगे। पीछे से तन्मय किसी शैतान की तरह मुस्कुराते हुए कहता है। वहीं अजय, जो यह सुनकर आबाक सा रह गया था, पीछे पलटते हुए, तुमने तुमने क्या कहा? वही जो तुमने सुना। मुलाकात तो तब होगी जब जिंदा बचोगे। तन्मय सिंघानिया के राज का हिस्सेदार बनना हर किसी के बस की बात नहीं। अब अतुल की गद्दारी देखकर तो मुझे मेरे साय पर भी भरोसा नहीं रहा। यह कहते ही तन्मय ने एक गन निकाली और पलक झपकते ही अजय पर गोली चला दी। गोली सीधा अजय के पेट में घुस गई। वो तड़प उठा और अपना पेट पकड़कर जमीन पर घुटने के बल बैठ गया। मुन्ना तन्मय के हाथ से बंदूक लेकर, लाइए आखिरी गोली मैं चलाऊंगा इस पर। बहुत दिन हो गए किसी पर हाथ साफ किए हुए। यह कहकर वो अजय की तरफ चल पड़ा। अजय दर्द से बिलबिलाते हुए, धोखेबाज, तुझ पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे मेरे पाप की सजा मेरे पाप के जरिए ही मिल गई। उस लड़की की आंखों का दर्द, उसके घाव, उसके भाई का प्यार कुछ भी नजर नहीं आया मुझे पैसे के आगे। और आज वही लालच, वही पैसा मुझे मौत के मुंह में ले आया। पर मरते हुए ही सही, एक बार तो अपनी इस गलती का पछतावा करना ही होगा। यह कहकर वो बड़ी फुर्ती से मुन्ना के हाथ से गन लेकर पहली गोली उसके हाथ पर और दूसरी गोली तन्मय के पैर पर चला देता है। दोनों दर्द से बिलबिला उठते हैं। वहीं अजय लड़खड़ाते हुए अनुभव के पास जाकर, माफ कर दो मुझे, मैं किसी को बचा नहीं पाया, ना अपना फर्ज निभा पाया, पर पर एहसास को मैं मरने नहीं दूंगा। यह कहकर वो झुककर तेजी से एहसास को अपनी गोद में उठा लेता है। इधर तन्मय उठने की कोशिश करता है, पर तब तक अनुभव उसके पैर पकड़ लेता है। अनुभव चिल्लाते हुए, अजय मेरी एंजल को बचा लो। वहीं अजय यह सुनकर बिलखते हुए पूरी हिम्मत जुटाकर एहसास को लेकर बाहर निकल पड़ता है। इधर तन्मय अपने पास ही पड़ी रॉड उठाकर अजय की तरफ फेंकता है। एंजल! अनुभव अचानक से अपनी दर्द भरी यादों से बाहर निकलकर चिल्लाता है, जैसे उसने कोई बहुत भयानक सपना देखा हो। पार्टी में अतुल को देखकर बेहोश होने के बाद अनुभव कई घंटों के बाद अब होश में आया था। अनुभव फिर से चिल्लाते हुए, बरसा, बरसा, वो वही था। बरसा, उसने मेरी एंजल को जीते जी मार दिया था। वो फिर मार देगा उसे। बरसा, उसी ने सब कुछ किया है। बरसा, मैं उसको मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं उसको। अनुभव बरसा का हाथ पकड़कर लगभग चिल्लाते हुए कह रहा था। बरसा, जो कब से होश में आने के बाद से ही बेकाबू हो चुके अनुभव को संभालने की कोशिश कर रही थी, बरसा आखिरकार चिल्लाते हुए, अनु, अनु होश में आओ। उसकी तेज आवाज सुनकर अनुभव जैसे सदमे से बाहर आता है और एकटक वर्षा को देखने लगता है। वहीं वर्षा अनुभव का चेहरा अपने हाथों में भरकर, अनु, अनु क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो चुके हो ना? तुम्हें सब याद आ गया है? साफ साफ बोलो अनु, कौन हमारी एंजल को मार देगा और तुम किसको जान से मार दोगे? अनु बताओ ना, क्या हुआ, प्लीज शांत होकर बताओ मुझे सब कुछ। अनुभव उसका हाथ झिटकते हुए, कैसे शांत हो जाऊं मैं? वो दरिंदा मेरी एंजल के पास ही खड़ा था। देखो मेरी एंजल कहाँ है? उसने फिर कुछ किया तो नहीं उसे? वर्षा प्लीज, मेरी एंजल को ले आओ। मैं इस बार उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इस बार मैं उसे अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे जाने दो, मेरी एंजल खतरे में है। मुझे उस दरिंदे से बचाना है, मेरी बहन को। यह कहकर वो वर्षा को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा, पर दवाइयों के असर से इस वक्त अनुभव की ताकत वर्षा की ताकत के मुकाबले बहुत कम थी। इस बार वर्षा लगभग सीखते हुए, अनु हमारी एंजल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं है वो ठीक, वो दरिंदा उसके पास है। अनुभव भी चिल्लाते हुए कहता है। वर्षा फिर से चिल्लाते हुए,
कौन है उसके पास? वो दरिंदा कौन है? अनु, कौन? वो बहरूपिया, वो अतुल अंकल का हमशक्ल। अनु अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वर्षा को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है। इस बार वर्षा यह शब्द सुनकर लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ती है। वर्षा कांपते हुए, अतुल, हाँ अतुल, मेरे डैड, की तभी दरवाजे पर खड़े अधिकार की आवाज सुनाई देती है। वर्षा और अनुभव चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं। अधिकार बाड़ का दरवाजा बंद करते हुए आंखों में नमी लिए वर्षा की तरफ देखकर, अनु ने जो बोला वो सब सच है। एहसास के साथ गलत करने वाला हमारे बीच रह रहा डैड का एक हमशक्ल है, डैड का जोड़मा भाई। यह सुन वर्षा और अनुभव हैरान रह जाते हैं। वर्षा को अपने कानों पर जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो अधिकार के पास आकर, भाई आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अतुल अंकल ने, उन्होंने एहसास के साथ। यह कहते कहते वर्षा कांप उठी और बाकी के शब्द उसकी जुबान से निकल ही ना सके। भाई अनुभव अचानक अपने अंदर एक फुर्ती लाते हुए अधिकार के पास आता है और अधिकार के कंधे को झंझोड़ते हुए, वो तुम्हारा घर है ना? तुम कौन हो? तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? वो शैतान भी वही था। क्या किया तुम सबने मेरी एंजल के साथ? मैं जान ले लूंगा तुम सबकी। ये कहकर वो अधिकार के गले को दबाने लगा। वही अधिकार जैसे जड़ सा हो गया। उसने एक बार भी खुद को अनुभव के शिकंजे से दूर करने की कोशिश नहीं की। लेकिन वर्षा अनुभव का हाथ अधिकार के गले से हटाते हुए, अनु, अनु भाई को छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो इन्हें। अनुभव जैसे कुछ सुन ही ना रहा हो, वो चिल्लाते हुए, वर्षा दूर हटो, ये दोनों मेरे बहन के आसपास खड़े भी कैसे थे? इन लोगों ने फिर से चोट पहुंचाई है उसे, मैं जान ले लूंगा इसकी। वर्षा अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, अनु प्लीज, तुम्हें कुछ याद नहीं है, प्लीज छोड़ दो इन्हें, प्लीज मेरी बात सुनो। अनु अपनी पूरी ताकत अधिकार के गले पर लगाते हुए, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूला मैं, पर तुम भूल गई हो शायद। मेरे रास्ते में जो भी आया मैं मार दूंगा उसे भी। है कौन ये? कौन है ये? तुम्हारी एंजल का पति है ये, उसकी मोहब्बत, उसके बच्चे का बाप है ये। वर्षा उससे दुगनी ताकत में चिल्लाते हुए कहती है। यह सुनते ही अनुभव के हाथ अपने आप ढीले हो जाते हैं। वहीं अधिकार का दम घुटने लगा था। उसके ठीक से सांस ना ले पाने की वजह से उसे खांसी भी आने लगी थी। वर्षा दौड़कर उसे पानी पिलाते हुए, भाई, भाई आप ठीक हो? भाई आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये कहकर वो बाढ़ से बाहर जाने के लिए मुड़ी। तभी पीछे से अधिकार उसका हाथ पकड़कर हाँफते हुए, नहीं वर्षा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो वहीं बेड पर बैठ जाता है। वर्षा से सकती हुई अधिकार की पीठ सहलाते हुए, भाई, भाई माफ कर दीजिए अनु को। उसे उसके एक्सीडेंट के बाद का कुछ भी याद नहीं है। उसे याद नहीं कि अनु को उसकी एंजल से मिलाने वाले आप हो, एहसास को नई जिंदगी देने वाले आप हो, अनु को वापस लाने वाले आप हो। उसे कुछ नहीं याद है। ये कहकर वो अनु की तरफ गुस्से से देखने लगती है। वहीं अनु जैसे जमसा गया था, वो बस एकटक अधिकार को देख रहा था। वर्षा उसके दिल का हाल समझकर अपने गुस्से पर काबू लाते हुए अनु के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अधिकार के पास लाकर, इस शख्स को देख रहे हो अनु? यह कोई मामूली इंसान नहीं, देवता है, भगवान का भेजा फरिश्ता है हमारी जिंदगी का। तुम्हारी एंजल का असली सेवियर ये है अनु, ये कहते हुए वर्षा चीख चीख कर अनुभव को पिछले 8 महीनों की पूरी दास्तान सुना देती है कि कैसे अधिकार एहसास की जिंदगी में आया, कैसे उसने एहसास की तकदीर बदल दी, कैसे आज तक वो एहसास की ढाल बनकर हर वक्त उसके साथ खड़ा रहा। कुछ देर बाद अनुभव अधिकार के सीने से लगकर बिलखते हुए, तुम नहीं जानते तुमने मेरे लिए क्या किया है अधिकार। तुम सच में मेरी एंजल के रियल सेवियर हो। अधिकार बोलो, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? तुम बस बोलो, मुझे क्या करना है? अधिकार भी अनुभव के हाथ को मजबूती से कसते हुए, ये शादी का नाटक पूरा होने के बाद ही रुकेगा। ये शादी नकली नहीं होगी, असली शादी होगी आज। वर्षा हैरानी से, भाई आप सच में पौलमी से? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी बात पूरी होने से पहले अधिकार चिल्लाते हुए कहता है। अनुभव भी हैरान सा, फिर असली शादी कैसे होगी? अधिकार को सोचकर, होगी, बताता हूँ कैसे होगी। ये कहकर वो अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करने लगता है। कॉल पिक होते ही अधिकार उसे स्पीकर पर करता है। उधर से, अधिकार काम हो गया, यह आवाज बसल की थी। अनुभव और वर्षा अभी भी कुछ समझ नहीं पाए। अधिकार बड़ी गंभीरता से, बसल तुम जानते हो आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, एक बार फिर याद कर लो, कुछ छूटा तो नहीं।
उधर से बसल पूरे उत्साह से, एहसास सिर्फ अनु की नहीं, मेरी भी एंजल है। आज उसका ये भाई उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। मैंने पार्लर में बात कर ली है। तुम्हारी दोस्त को पौलमी के बजाय एहसास की फोटो भेज दी है। पौलमी अभी दूसरे पार्लर में है, स्पा करवा रही है। उसको वहां दिए गए ड्रिंक में बेहोशी की दवा दी गई थी। वो सब कुछ रियान ने देखा है और उसने वहीं पौलमी और एहसास की ड्रेस एक्सचेंज करवा दी है। पौलमी का लुक भी काफी हद तक एहसास से मैच हो चुका है। अब थोड़ी ही देर में रियान ड्राइवर बनकर एहसास को दूसरे पार्लर में छोड़ देगा। इधर पौलमी को जब तक होश आएगा आधी शादी हो चुकी होगी। आज ये बसल कुछ गलत नहीं करेगा। शादी मुबारक हो मेरी जान। ये कहकर बसल फोन कट कर देता है। इधर यह सब सुनकर अनुभव और वर्षा का चेहरा खिल जाता है। वर्षा अधिकार के सीने से लगकर, आई लव यू भाई, आप बर्ड के बेस्ट भाई हो, ये कहकर वो मुस्कुरा उठती है। पर अनु अभी भी कुछ परेशान था। अधिकार उसे परेशान देख, क्या हुआ, अभी भी कुछ डाउट है? अनुभव हामी से हिलाकर, अगर पौलमी को होश आ गया वक्त से पहले या फिर उस हमशक्ल को कुछ। अधिकार उसे बीच में ही टोकते हुए, कुछ नहीं पता चलेगा उसे। दुश्मन को कमजोर समझना और अपनी जीत का जीत से पहले गुमान कर लेना इंसान की सबसे बड़ी हार साबित होती है। उसे लगता है कि उसका खेल किसी को ना पता चला है और ना पता चलेगा। उसकी यही खुशफहमी उसकी जान की दुश्मन बनेगी। उसका फोन मैं रेहान से ट्रैप करवा रहा हूँ। उसने एहसास को शादी की रात ही किडनैप करने का प्लान बनाया है। उसकी किडनैपिंग शादी के वक्त जब सब अंदर बिजी होंगे तभी होगी और उसी वक्त पौलमी वहां आएगी। पौलमी को एहसास समझकर उसके कुत्ते उसे किडनैप करेंगे। रही बात पौलमी ठीक उसी वक्त वहां पहुंचेगी कैसे, इसका जवाब यह है कि पौलमी को दी गई बेहोशी की दवा का असर सिर्फ 4 घंटे का है। मैं जानता हूँ होश में आते ही पौलमी सबसे पहले सिंघानिया बिला आएगी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। यह कहकर अधिकार एक लंबी सांस लेता है। अनुभव अभी भी एकटक अधिकार को देख रहा था। वर्षा उसे ऐसे देखकर, अनु अब भी तुम्हें कुछ डाउट है क्या, यह कहकर वो अधिकार को देखने लगती है। तभी अनुभव तेजी से अधिकार और वर्षा को एक साथ गले से लगा लेता है और खुशी के आंसू अपने आंखों से गिराने लगता है। अनुभव भी चिल्लाते हुए, लव यू मोर जीजा जी। और यह सुनकर अधिकार के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वर्तमान, अनुभव वो दिन याद करके रो पड़ता है और फिर से अधिकार को गले लगा के सिसकते हुए, वर्षा ने सच कहा था कि तुम इंसान नहीं देवता हो, फरिश्ते हो हम सबके। मेरी एंजल को तुमसे बेहतर ना कोई समझ सकता है और ना प्यार कर सकता है। तुम्हारी मोहब्बत के आगे तो मेरा प्यार भी फीका पड़ जाता है। इतना बड़ा सच जान कर भी तुम्हारी हिम्मत टूटी नहीं। तुम तब भी ढाल बनकर खड़े थे उसके साथ। आज भी तुम्हारी हिम्मत वैसी ही है। यह सुन अधिकार उसे खुद से अलग कर उसके आंसू पोंछते हुए, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। मैंने जो किया मेरे लिए किया। एहसास मेरी ज़रूरत है, मेरे जीने की वजह है वो। उससे मिलने से पहले मैं सिर्फ सांसें लेता था। उससे मिलने के बाद अधिकार ने जीना सीखा है। उसने मुझे वो कीमती मोहब्बत दी जिसके लिए मैं मेरी पूरी उम्र तरसता रहा। उसने मेरे परिवार को एक किया। उसने मेरे दोस्तों को मुझसे जोड़ दिया। उसने मुझे अधि दिया जो आज मेरे दिल का टुकड़ा बन चुका है। मुझे अब भगवान से कोई शिकायत नहीं रही। मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया सब पूरी है और बस एक कमी है जो आज पूरी हो जाएगी। यह कहकर वो गुस्से से तमतमाते हुए तन्मय की तरफ देखने लगता है। तन्मय जो लूलुहान जमीन पर पड़ा था, अधिकार उसकी कुर्सी सीधी करते हुए तन्मय के बाल पकड़कर पीछे की तरफ खींचते हुए, होश में आ जा। एक आखिरी बार खुद के किए सारे गुनाह याद कर ले। आज तेरे किए हर गुनाह की आखिरी सजा मिलेगी तुझे। एक आखिरी बार अपनी जिंदगी पर अफसोस कर ले। यह सुन तन्मय किसी शैतान की तरह मुस्कुराते हुए, तू क्या मारेगा मुझे? 8 साल से तो मुझे मार नहीं पाया, आज क्या मारेगा तू? मौत देने के लिए कलेजा चाहिए मेरे जैसा। मेरी कहानी जानता है ना तू? तुझे अभी भी ठीक से पता नहीं चला होगा कि मैंने कितनी सांसें अपने हाथों से बंद की हैं। तुझमें वो जिगरा नहीं है, तेरे मुंह बोले बाप में भी नहीं था, तुझमें भी नहीं है। साला कायर की औलाद, हा हा। ये कहते हुए फिर से किसी शैतान की तरह हंसने लगा। अधिकार और अनुभव बस एकटक उसे ऐसे हंसते हुए देखने लगे। तभी किसी और की हंसी की गूंज से पूरा कारखाना थर्रा गया। तन्मय ने नजर ऊपर की तो अधिकार किसी बाजी को जीते हुए बाजीगर की तरह हंस रहा था। उसकी हंसी की गूंज इतनी भयानक थी कि एक पल के लिए तन्मय के माथे पर सिकन आ गई। अधिकार मन भरकर हंस लेने के बाद बड़ी फुर्ती से तन्मय के सीने पर अपना पैर रखकर, कायर मैं नहीं तू है,
जिसने छुपकर सारे वार किए। मेरे अंदर कायर का नहीं, मेरी निडर माँ का खून दौड़ रहा है, जिस औरत को तुझ जैसे नामर्द ने डरा धमकाकर मारा। और मेरी माँ तब भी अपनी मौत से नहीं डरी। मेरे अंदर उस साहसी औरत का खून है। समझा तू? पूरी दुनिया का विलन होगा, पर तेरी कहानी में मैं तेरा विलन हूँ। तुझे लगता है कि मैंने डरकर तुझे 1 साल तक जिंदा रखा? तू मेरी मर्जी से 1 साल तक जिंदा था, लेकिन सिर्फ जिंदा। तू खुद सोच, वो 60 सालों में तू जी रहा था क्या? अधिकार के कहते ही तन्मय की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे 8 सालों का हर वो दर्द याद आने लगा जो इन 8 सालों में उसकी रूह को नोचे जा रहा था। कैसे उस रात अधिकार ने उसे मौत से भी ज्यादा दर्द दिया था। कैसे वो उस दर्द को पिछले 8 साल से बर्दाश्त किए जा रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।